हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का लोधर क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए फर्स्ट ईयर में पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान के अंतर्गत दोस्तों जो टॉपिक हमारे शेष बचे हुए थे उनको हमने कंटिन्यू कर दिया है, और एक नए फॉर्मेट के साथ में। और वो नया फॉर्मेट है क्वेश्चन आंसर सीरीज के रूप में, ठीक है ना। तो दोस्तों काफी कमेंट भी आपकी आ चुकी थी कि जो सेशन हमने स्टार्ट किया है, जो कल क्लासेस आपको कल से देना प्रारंभ किया है, वो आपको पसंद भी आ रही है और आपके लिए हेल्पफुल भी है। तो उसी फॉर्मेट में दोस्तों बचे हुए जितने भी टॉपिक हैं हमारे, उन सभी टॉपिकों को हम इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन आंसर सीरीज के रूप में ही कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। चलिए शुरुआत करते हैं, और अभी भी किसी को इश्यू होना तो आप आराम से इजीली कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके हमें बता सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज के सेशन में हम बात करेंगे व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद के बारे में, ठीक है ना। सेकंड सेशन हमारा ये होने जा रहा है। इससे पहले का एक सेशन हो चुका है ना, एक सेशन हो चुका है दोस्तों, जिसमें हमने परंपरागत और आधुनिक राजनीति के बारे में हमने बात की थी, दृष्टिकोण के बारे में। आज परंपरावादी और आधुनिक राजनीतिक दृष्टिकोण के बारे में हमने चर्चा की थी, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और एक बात विशेष बोल दूं, बहुत सारे दोस्त जो हैं पीडीएफ के लिए रिक्वायरमेंट करते हैं कि सर टेलीग्राम पर डाल दिया करें। एक्चुअल में टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ मिल जाती है, लेकिन किसी भी लेक्चर को जब आप ओपन करते हो तो लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में ही पीडीएफ की लिंक दी हुई होती है, इसलिए हम एक्स्ट्रा टेलीग्राम पर नहीं डलवाते हैं। जो भी लेक्चर होता है उस लेक्चर की पीडीएफ आपको उसी लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में मिल जाती है, ठीक है। आप वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और सभी पीडीएफ एक साथ अगर आपको चाहिए तो आप हमारे नंबर पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, या टेलीग्राम के माध्यम से भी आप वहां पर डाल सकते हैं। ये फर्स्ट ईयर की, सेकेंड या थर्ड ईयर की, जिसमें भी आप हो उसकी पीडीएफ, कंप्लीटली पीडीएफ आपको मिल जाती है। ये सब आपको बताने की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं अच्छे से। ठीक है। इसके अलावा जो नए स्टूडेंट है उनको बता दूं मैं दोस्तों, अगर आप में से कोई भी यूपीएससी, पीएससी, रेलवे, एसआई, बैंकिंग, एसएससी, पुलिस, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए हमारा एक अन्य यूट्यूब प्लेटफॉर्म तैयार हो चुका है, और वहां हमने क्लासेस भी कंटिन्यू कर दी है। जहां पर अभी हमने जो दोस्तों ल्यूसेंट जीके वाली सीरीज को स्टार्ट किया, जिसमें हम प्राचीन इतिहास को पढ़ा रहे हैं, साथ में संविधान के कुछ सेशन हो चुके हैं, और साथ में दोस्तों एथिक्स पर भी सेशन चल रहे हैं, ठीक है ना। तो एक बार जरूर विजिट करें, डिस्क्रिप्शन में सब कुछ मिलेगा, इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक भी मिल जाएगी। चलिए कंटिन्यू करते हैं आज का सेशन दोस्तों। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, आज के सेशन में हम बात करेंगे व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद, जिसमें जो कि हमारे लघु उत्तरीय प्रश्नों की प्रकृति के रूप में, या कुछ प्रश्न होंगे जिनके शॉर्टली आंसर होंगे, ठीक है। और लघु उत्तरीय प्रकृति की ये सीरीज कंप्लीट होने के बाद में दीर्घ उत्तरीय प्रकृति में भी हम इसी प्रकार से चर्चा करने वाले हैं। प्रश्न और उनके आंसरों को डायरेक्टली हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज का टॉपिक है व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद। क्लियर है। चलिए, तो दोस्तों इसके अंतर्गत कुछ प्रश्नों पर, जिन प्रश्नों पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो प्रश्न इस प्रकार है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके भी इन प्रश्नों को एक बार पढ़ सकते हैं। अगर इनको पढ़ लेंगे तो अंदर आपको थोड़ा इजी हो जाएगा टॉपिक को समझने में, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी है, जैसे ये, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर के 16 क्वेश्चनों पर आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्यवहारवाद क्या है। व्यवहारवाद क्या है, ठीक है। चलिए डायरेक्टली उत्तर पर आते हैं और उसको समझना स्टार्ट करते हैं, जिससे कि क्लास ज्यादा लेंदी ना हो। डोंट वरी दोस्तों, चाहे फॉर्मेट कोई सा भी रहे क्लास का, समझाने में कोई भी कमी नहीं छोड़ी जाएगी आप लोगों को। चाहे वो क्वेश्चन आंसर की सीरीज में समझाएं, चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ही लेकर क्यों ना आए, आपको क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार समझाएंगे कि आपके अंदर हमेशा के लिए वो फिट हो जाएगा, और पूरे टॉपिक की आपकी लिंक बनी रहेगी। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आंसर समझा रहे हैं तो आपकी लिंक टूट जाएगी, लिंक नहीं टूटने देंगे, पूरी लिंक एज इट इज बनेगी, पूरा टॉपिक आपको समझ आने वाला है। क्लियर है। चलिए पहला है व्यवहारवाद क्या है दोस्तों। उत्तर पर आते हैं इसके। व्यवहारवाद एक बौद्धिक प्रकृति, एक अध्ययन पद्धति, आंदोलन और मनोभाव है। क्या कहा गया है, व्यवहारवाद क्या है। व्यवहारवाद क्या है, तो व्यवहारवाद यहाँ पर एक बौद्धिक प्रवृत्ति है, एक मानसिक प्रवृत्ति है। इसके अलावा एक अध्ययन पद्धति है, एक अध्ययन पद्धति, आंदोलन या मन का भाव भी हम इसको कह सकते हैं, जो यथार्थवादी दृष्टिकोण पर आधारित है। किस पर, यथार्थवादी दृष्टिकोण पर आधारित है। अनुभविक अध्ययन द्वारा मानव व्यवहार का अध्ययन कर राजनीति शास्त्र को विशुद्ध विज्ञान बनाना, ये इसका मोटिव जो है वो ये है कि ये इसके द्वारा ये आधुनिक
अध्ययन, अनुभविक अध्ययन के माध्यम से ये मानव व्यवहार का अध्ययन करके राजनीति शास्त्र को या राजनीति विज्ञान को एक विशुद्ध विज्ञान बनाना चाहता है। क्या? विशुद्ध विज्ञान बनाना चाहता है। क्लियर है ना? चलिए और आगे इसकी परिभाषा को देख लीजिए। व्यवहारवाद की परिभाषा को देखेंगे तो और एकदम ये पूरा क्लियर हो जाएगा। परिभाषा के अंतर्गत दोस्तों डेविड ईस्टन साहब ने इसकी परिभाषा दी है, जो मुझे उचित लगी, उसको मैंने यहाँ पर कोड भी किया है, इसको जरा पढ़िए। ईस्टन साहब ने कहा है कि व्यवहारवाद वास्तविक व्यक्ति पर अपना समस्त ध्यान केंद्रित करता है। क्या कहा? व्यवहारवाद की जो प्रक्रिया है या कहें कि जो टेक्निक है, जो पद्धति है, ये पद्धति कैसी है? जो वास्तविक अध्ययन में विश्वास करती है, मनुष्य का जो वास्तविक व्यवहार है उस पर कार्य करती है या उसका अध्ययन करके ही राजनीति के अंतर्गत इसको समाहित करती है ना? तो व्यवहारवाद वास्तविक व्यक्ति समझिए, वास्तविक व्यक्ति पर अपना समस्त ध्यान केंद्रित करता है। व्यवहारवाद के अध्ययन की इकाई मानव का ऐसा व्यवहार है जिसका प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा क्या? पर्यवेक्षण, मापन और सत्यापन किया जा सकता है। अर्थात ये कि जब हम विज्ञान की बात करते हैं तो विज्ञान में ऐसे तथ्य समाहित होते हैं कि चाहे उनका पर्यवेक्षण कोई भी करे, कभी भी करे, जो फैक्ट निकल कर आना है, जो उसका आंसर निकल कर आना है, वो सेम टू सेम आएगा, एज इट इज आएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि साइंस का कोई एक फॉर्मूला है, उस पर आज कोई कार्य किया गया तो उसका रिटर्न कुछ और आया, लेकिन 10 साल बाद उसी पर जब कार्य किया गया तो उसका रिटर्न कुछ और। ऐसा नहीं होगा। दोनों के आंसर अर्थात कि दोनों का जो विश्लेषण होता है वो एज इट इज निकलकर सामने आता है। उसी सिद्धांत पर यहाँ पर व्यवहारवाद की पद्धति कार्य करती है। ठीक है ना? तो व्यवहारवाद में वास्तविक व्यक्ति के व्यवहार पर कार्य किया जाता है और प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा इसको पर्यवेक्षण किया जा सके, इसको मापन किया जा सके या उसका सत्यापन किया जा सके, उसे ही व्यवहारवाद यहाँ कहा जा सकता है। व्यवहारवाद राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन से राजनीति की संरचनाओं, प्रक्रियाओं आदि के बारे में मनोवैज्ञानिक व्याख्याएं विकसित करना चाहता है। क्लियर है दोस्तों? ये धारणा है, जो शब्दावलियां हैं, सिर्फ शब्दावलियों को आपको समझते हुए चलना है। बाकी आपको किसी भी क्वेश्चन को बिल्कुल भी रटने की आवश्यकता नहीं है। हमेशा मैं हर एक टॉपिक या हर क्लास में आपको एक ही बात बोलता हूं कि कोई भी क्वेश्चन आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यदि आप उसकी शब्दावलियों को समझ लेंगे तो। शब्दावलियों का अर्थ समझ जाइए, क्वेश्चन का आंसर अपने आप आपके अंदर से निकलने लगेगा। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यवहारवाद के उदय। व्यवहारवाद के उदय के कारण क्या था? व्यवहारवाद के उदय का कोई 4 कारण बताइए। ठीक है, व्यवहारवाद का उदय क्यों हुआ, इसके कारण बताना है आपको। तो दोस्तों इसके 4 कारण शॉर्ट में, क्योंकि अभी हम लघुत्तरी प्रश्नों पर बात कर रहे हैं तो शॉर्ट में ही होगा, है ना? प्रथम, परंपरागत अध्ययन पद्धति के प्रति असंतोष। देखिए एक बात हमेशा याद रखना, जब भी कोई नई पद्धति समाज में उभर कर आती है तो उसके कई सारे कारण होते जरूर है, परंतु एक विशेष कारण होता है कि जब व्यक्ति पुरानी पद्धति से ऊब चुके होते हैं, जो परंपरागत पद्धति है उससे थक चुके हैं, बोर हो चुके हैं, ऊब चुके हैं, तो उसके बाद ही कोई नई पद्धति जन्म लेती है, कोई नई पद्धति जन्म लेती है। ठीक है ना? तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही है कि दोस्तों जो परंपरागत अध्ययन की जो पद्धति थी, परंपरागत अध्ययन की, मानव के व्यवहार के अध्ययन की जो परंपरागत पद्धति थी वो काफी पुरानी हो चुकी थी और अब लोगों का उसमें अधिक विश्वास नहीं रहा था। इस कारण से भी व्यवहारवाद वाली पद्धति का उद्भव हुआ, पहला कारण। दूसरा, द्वितीय महायुद्ध, दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, उसका भी प्रभाव पड़ा। अब उसका क्या प्रभाव पड़ा होगा भाई? दूसरे विश्व युद्ध का प्रभाव ये पड़ा कि दूसरा विश्व युद्ध होने से पूरा विश्व एक दूसरे के संपर्क में आना प्रारंभ हुआ। किस किस प्रकार की समस्याएं भविष्य में आ सकती है, उन सबका जो है पता समाज को आज ही चल चुका था। इस कारण से एक व्यवहारवाद की पद्धति को अपनाया गया, जिससे कि प्रत्येक देश या प्रत्येक व्यक्ति आपस में मिलजुल कर कार्य करने में अधिक विश्वास करे। ठीक है ना? तो इस कारण से दूसरे विश्व युद्ध का भी इसमें प्रभाव रहा, व्यवहारवाद के उदय का एक कारण रहा। विभिन्न सामाजिक विज्ञानों से प्रेरणा, ठीक है, ये तो होता ही है।
होता ही है। कोई एक नई शाखा जब जन्म लेती है तो कारण उसका उसकी पुरानी शाखाओं से ही उसके कारण निकल कर आते हैं, उदय के कारण जो होते हैं वो पुरानी शाखाओं से निकल कर आते हैं। तो अन्य जो समाज की विज्ञान है उनसे भी प्रेरणा मिली, इस कारण से भी व्यवहारवाद का उदय हुआ। नए राज्यों का उदय होना भी व्यवहारवाद के उदय का एक प्रमुख कारण रहा है। क्लियर है दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्यवहारवाद के दो प्रतिपादकों के नाम लिखिए। दो प्रतिपादक अर्थात कि ऐसे दो विद्वानों के नाम आपको बताना है जिन्होंने व्यवहारवाद का प्रतिपादन किया है। वो दो नाम है दोस्तों, डेविड ईस्टन और लासवेल। क्या नाम है? डेविड ईस्टन और लासवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविड ईस्टन के द्वारा जो प्रतिपादित किया गया सिद्धांत प्रासंगिकता का जो सिद्धांत है वो क्या है? डेविड ईस्टन के द्वारा प्रतिपादित प्रासंगिकता का जो सिद्धांत है वो क्या है, वो आपको बताना है। तो दोस्तों डेविड ईस्टन ने प्रासंगिकता के सिद्धांत के अंतर्गत 4 वस्तु या तथ्य, सामाजिक परिवर्तन, समस्याओं के निदान, मूल्यों का महत्व, बुद्धिजीवियों तथा व्यवसायों के राजनीतिकीकरण तथा वर्ग पर जोर दिया है। डेविड ईस्टन ने अपने पूरे अध्ययन में समाज में जो परिवर्तन हो रहा है उस पर, इसके अलावा समाज की जो समस्या है उन समस्याओं को समझाने के स्थान पर समस्याओं के को निपटाने पर ध्यान दिया। इसके अलावा मूल्यों का महत्व क्या है, समाज में जो विभिन्न प्रकार के मूल्य व्याप्त है उनका क्या महत्व है, ये समाज को समझाया। इसके अलावा जो विद्वान रहे हैं, जो बुद्धिजीवी रहे हैं या व्यवसाय रहे हैं, उनका राजनीतिकरण करना और इन सभी वर्गों पर, इन 4 विशेष वर्गों पर इन्होंने फोकस किया, पूरा अपना बल लगाया। क्लियर है? नेक्स्ट है, व्यवहारवाद की किन्हीं 2 उपलब्धियों को बताइए। व्यवहारवाद से समाज में विशेष करके क्या प्रभाव हुआ समाज पर और समाज में क्या बदलाव रहा। तो इसी के तहत ही व्यवहारवाद की ऐसी कौन कौन सी उपलब्धियां हैं जो समाज को प्रभावित करने में अहम रही है। तो वो है दोस्तों, वो रही है व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान को नए मूल्य, दोस्तों इनको विशेष करके इन तथ्यों को याद रखेंगे तो इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। पहली जो उपलब्धि रही है व्यवहारवाद वाली पद्धति की, वो रही है कि इसने क्या करा कि राजनीति विज्ञान को नए मूल्य, नई भाषा, नई पद्धति और अनुभवात्मक वैज्ञानिकता प्रदान की। किसको? राजनीति विज्ञान को। राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद से पहले कुछ मूल्यों की कमी थी। राजनीति विज्ञान में एज इट इज बात की जाती थी, प्रैक्टिकली बात की जाती थी। मनुष्य के जो मूल्य हैं, जो आवश्यक मूल्य होते हैं, उनकी कोई चर्चा नहीं होती थी। इसके अलावा राजनीति विज्ञान को में जब व्यवहारवाद आया तो राजनीति विज्ञान भी व्यवहारिक होने लगी। इससे उसको एक नई भाषा मिली जिसे मधुर भाषा कहा जाता है। इसके अलावा रिसर्च की या समाज की समस्याओं को समझने के लिए नई पद्धति का भी आविष्कार हुआ। इसके अलावा वैज्ञानिकता में अनुभव प्रदान किया। इसने वैज्ञानिकता में एक अनुभव भी डाला। इस कारण से दोस्तों इसे पहली उपलब्धि व्यवहारवाद की मानी जाती है। अगर हम दूसरी उपलब्धि की बात करें तो मनोवैज्ञानिकों के दृष्टिकोण को व्यापक बनाना भी इसकी दूसरी उपलब्धि कहलाएगा। क्लियर है यहां तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद की कौन सी बौद्धिक आदर्शशिलाएं बताई है। इसी प्रश्न को अथवा में ऐसे कहा जा सकता है कि व्यवहारवाद के 4 प्रमुख लक्षण लिखिए अथवा डेविड ईस्टन के द्वारा प्रतिपादित व्यवहारवाद की कोई 4 विशेषताएं समझाइए। ठीक है ना? 4 विशेषताएं आपको बतानी है और चारों कुछ इस प्रकार से है। नियमन, सत्यापन, तकनीकें, परिमाणीकरण, क्रमबद्धीकरण, मूल्य निर्धारण, विशुद्ध विज्ञान, एकीकरण। अब देखिए दोस्तों, यहां पर आपसे हालांकि विशेषताओं के बारे में पूछा गया है 4। ठीक है, हमने यहां पर 8 पॉइंटों पर चर्चा की है, उत्तर में 8 पॉइंटों पर चर्चा की है। इसमें इन 8 पॉइंटों में आपके तीनों प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा, और चूंकि अभी हम बात कर रहे हैं 30 से 50 शब्दों वाले प्रश्न की, ठीक है ना, जिसमें आपको आंसर ही देना है 1 लाइन, 2 लाइन या 3 लाइन, मैक्सिमम 3 लाइन। 3 लाइन से ऊपर आपको इनके आंसर देने में नहीं निकलना है। 3 या मतलब मैक्सिमम 50 शब्दों से ज्यादा उत्तर आपका नहीं होना चाहिए। क्लियर है? चलिए तो इस प्रकार से दोस्तों डेविड ईस्टन ने जो व्यवहारवाद का नियम दिया था, जो सिद्धांत दिया था, प्रासंगिकता का जो सिद्धांत दिया था, उस सिद्धांत के अंतर्गत हम अगर इसकी आधारशिलाओं की बात करें तो कुछ आधारशिलाएं ये इस प्रकार से है।
ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। व्यवहारवाद के कोई दो आलोचनात्मक बिंदुओं को लिखिए। मतलब अब यहाँ पर व्यवहारवाद की आपको आलोचना करनी है। कौन से ऐसे बिंदु है जो आलोचना करने में अहम है व्यवहारवाद की, या इसी प्रश्न को व्यवहारवाद की कोई दो आलोचनाएं बताइए या व्यवहारवाद के कोई दो दोष बताइए। उत्तर है व्यवहारवादियों के कथन एवं आचरण में अंतर विरोध दिखाई पड़ता है। एक तरफ वे मूल्य निरपेक्ष अध्ययन की बात करते हैं तो वहीं दूसरी तरफ तानाशाही शासन की तुलना में उदारवादी लोकतंत्र की श्रेष्ठता को सिद्ध मानते हैं। क्या कहा? जो पहला जो दोष का बिंदु है या कहें कि आलोचना जहां पर की जा सकती है, पहली आलोचना यह है कि व्यवहारवाद को मानने वाले जो विद्वान रहे हैं, जो विद्वान है, उन विद्वानों के जो विचार है, जो आचरण है, उसमें ही एक अंतर विरोध दिखाई पड़ता है। उनके आचरण में एक अंतर विरोध दिखाई पड़ता है। क्योंकि ये विद्वान एक तरफ तो मूल्य निरपेक्ष अध्ययन की बात करते हैं, किसके? मूल्य निरपेक्ष अध्ययन की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ कहते हैं कि तानाशाही जो शासन है उससे उदारवादी लोकतंत्र श्रेष्ठ है। ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें दूसरे दोष की, तो व्यवहारवाद में शब्दों का आडंबर है, उनके तर्क में कोई अर्थ नहीं है और शब्द जाल दिखाई पड़ते हैं। मतलब ऐसे शब्द हैं जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता है, अर्थहीन शब्द हैं, और उन शब्दों का ऐसा जाल है जिससे आम व्यक्ति तो क्या विद्वानों को भी समझने के लिए एड़ी से लेकर चोटी तक की का बल लगाना पड़ता है, अर्थात बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है। तो इस प्रकार से दोस्तों व्यवहारवाद की इस प्रकार से दो बिंदुओं के तहत आलोचना की जा सकती है। अगला प्रश्न है, क्या व्यवहारवाद आज भी प्रासंगिक है? क्या व्यवहारवाद आज भी प्रासंगिक है? तो नहीं दोस्तों, आज व्यवहारवाद प्रासंगिक नहीं है। कारण क्या है कि व्यवहारवाद का अब पतन हो चुका है, लेकिन ये कहना उचित होगा कि इसने राजनीति विज्ञान के आधुनिकीकरण में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। मतलब ये है कि भले ही व्यवहारवाद का पतन हो चुका है, भले ही व्यवहारवाद का पतन हो चुका है, लेकिन व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान को आगे बढ़ने के लिए उसका मार्ग खोल दिया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नए आयाम इसमें जोड़े हैं जो इससे पहले राजनीति विज्ञान के पास नहीं थे। इस कारण से हम कह सकते हैं कि व्यवहारवाद का भले ही पतन हो चुका है, लेकिन राजनीति विज्ञान को आगे बढ़ाने में इसने अहम भूमिका निभाई है, अर्थात ऐतिहासिक भूमिका निभाई है, ऐतिहासिक भूमिका का निर्वहन किया है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। आज फिर कल वाली समस्या आ रही है, एक मिनट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर व्यवहारवाद क्या है? उत्तर व्यवहारवाद का अर्थ बताना है। ठीक है। तो अभी तक के क्वेश्चन 1 से लेकर 9 तक हम बात कर चुके हैं व्यवहारवाद पर, और अब हम बात करेंगे दोस्तों उत्तर व्यवहारवाद की। ठीक है ना। उत्तर व्यवहारवाद, तो उत्तर व्यवहारवाद का अर्थ हमें यहां पर समझना है। क्या है उत्तर व्यवहारवाद? उत्तर व्यवहारवाद एक ऐसी वैचारिक क्रांति है, यह व्यवहारवाद का सुधार आंदोलन है। इसमें कर्म और प्रासंगिकता पर बल दिया जाता है, लेकिन यह परंपरावाद नहीं है। किस पर? कर्म और प्रासंगिकता पर बल दिया जाता है, लेकिन यह परंपरावाद नहीं है। उत्तर व्यवहारवाद, ये व्यवहारवाद के सामने उत्तर जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ये क्या दर्शाता है आपको? अगर आपका कोई किसी भी दोस्त का अगर इतिहास सब्जेक्ट है तो उसमें आपने जरूर पढ़ा होगा मौर्योत्तर काल या दिल्ली सल्तनत। देखिए, कोई एक समय होता है, कोई एक काल होता है, इसको इसी भाषा में समझिए। जब कोई एक काल होता है तो उस काल के तुरंत बाद वाला जो समय कहलाता है, वो उत्तर उस शब्द के सामने जुड़ जाता है, उस काल के आगे उत्तर शब्द जुड़ जाएगा। ठीक है। उसी का अर्थ यहां पर निकल रहा है कि व्यवहारवाद के आगे अगर उत्तर शब्द जोड़ दिया है तो उत्तर व्यवहारवाद का अर्थ यह हुआ कि व्यवहारवाद के तुरंत बाद वाला समय। अब व्यवहारवाद के जो समय था उससे तुरंत पहले वाले समय क्या कहेंगे? तो पूर्व व्यवहारवाद का काल, पूर्व व्यवहारवाद का काल। ठीक है ना। और व्यवहारवाद का काल तो व्यवहारवाद का काल ही रहेगा, और इसके तुरंत बाद वाला जो समय होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो क्या कहलाएगा? उत्तर व्यवहारवाद। ठीक है ना। तो उत्तर व्यवहारवाद की जो धारणा आई वो कब आई? जब व्यवहारवाद का धीरे धीरे पतन हो रहा था।
क्लियर है। तो दोस्तों उत्तर व्यवहारवाद भी सिर्फ एक विचारों की ही एक धारणा है, विचारों की ही एक क्रांति है, जो ये व्यवहारवाद का एक सुधार रूप कहला सकता है, सुधार आंदोलन कहला सकता है। कि जब व्यवहारवाद में जो कमियां थी, जो रूढ़ियां थी या जो कमियां थी, जो दोष थे, जब उनको खत्म करने के लिए नए विचार व्यवहारवाद में आ रहे थे, उसी नए रूप को, उसी व्यवहारवाद की सोच वाले नए रूप को ही यहां पर उत्तर व्यवहारवाद कह दिया गया। ठीक है ना। इसमें इसमें कर्म और प्रासंगिकता की प्रधानता थी। क्या थी? कर्म और प्रासंगिकता की प्रधानता थी, कर्म की प्रधानता थी, और लोकप्रियता, प्रासंगिकता मतलब लोकप्रियता की भी प्रधानता इसमें अत्यधिक थी। लेकिन कर्म और प्रासंगिकता की प्रधानता के कारण अधिकतम लोग इसे परंपरावादी, रूढ़िवादी, परंपरावादी मान सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उत्तर व्यवहारवाद परंपरावादी धारणा नहीं थी। ठीक है ना। ये समय के अनुसार उपजी एक नई धारणा थी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका परंपरावाद और उत्तर व्यवहारवाद। परंपरावाद और अभी जैसा हमने देखा ना कि उत्तर व्यवहारवाद परंपरावादी धारणा नहीं है, तो परंपरावाद धारणा क्या है उसको भी समझ लीजिए। तो परंपरावाद और उत्तर व्यवहारवाद में समानता और असमानता दोनों पर हम बात करने जा रहे हैं। समानता की अगर हम बात करें तो दोनों दृष्टिकोण व्यवहारवाद के कट्टर आलोचक हैं तथा मूल्यात्मक दृष्टि को महत्व देते हैं। ये तो दोनों की एक समानता हो जाती है, दोनों की समानता हो जाती है कि परंपरावादी विचारक और उत्तर व्यवहारवादी विचारक दोनों ही व्यवहारवाद के कट्टर आलोचक है। ठीक है, दोनों ही व्यवहारवाद की धारणा की कट्टर आलोचना करते, कटु आलोचना करते हैं। ठीक है, और मूल्यात्मक दृष्टि को महत्व देते हैं। ठीक, वहीं अगर हम इसकी असमानता की बात करें तो परंपरावादी यथा स्थितिवादी होते हैं, यथा स्थिति। ठीक है, जबकि उत्तर व्यवहारवादी विकास उन्मुख होते हैं। यथा स्थिति मतलब ये हो जाता है कि जो स्थिति है उसमें संतुष्ट रहना, उस स्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेना और उसके अनुसार ही जीवन यापन करना, यही होता है यथा स्थितिवाद। ठीक है, तो परंपरावादी जो विचारक थे वो यथा स्थितिवाद पर ज्यादा बिलीव करते थे। परंतु जब हम बात करते हैं उत्तर व्यवहारवादी विचारकों की, तो ये विचारक जो है विकास उन्मुख होते थे, अर्थात ये कि वो विकास की धारणा में अधिक बिलीव करते थे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर व्यवहारवाद और परंपरावादी व्यवहारवाद में क्या अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उत्तर व्यवहारवाद और परंपरावादी व्यवहारवाद, इन दोनों में क्या अंतर है। तो इन दोनों को शब्दावलियों के अंतरों को भी समझ लीजिए, जिससे आपका ये पूरा कंसेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। परंपरावादी व्यवहारवादी उपागम की सार्थकता को ही अस्वीकार करते हैं। क्या कहा? उपागम की सार्थकता को ही अस्वीकार करते हैं, जबकि उत्तर व्यवहारवादी युग की उपलब्धियों को स्वीकार करते। कहने का अर्थ यह है कि जो परंपरावादी व्यवहारवादी है, यहाँ पर वादी मतलब कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। अरे परंपरावादी विचारक मान लीजिए आप, जो राजनीति विज्ञान के व्यवहारवाद की बात करते हैं, है ना। तो जो परंपरावादी विचारक है या विद्वान है, वो तो स्पष्ट कहते हैं कि व्यवहारवाद जैसी कोई कुछ था ही नहीं, कोई सोच या कोई विचार थे ही नहीं। मतलब ये कि व्यवहारवाद की जो सार्थकता थी ना, उसको ही अस्वीकार करते हैं, उसको इग्नोर करते हैं, क्लियर कहते हैं कि ऐसा कुछ शब्द था ही नहीं। लेकिन जो उत्तर व्यवहारवादी लोग हैं, उनको पता है कि उनका जन्म ही व्यवहारवाद के दोष के कारण हुआ है, कि जो व्यवहारवाद में दोष थे, उन दोष को दूर करने के लिए जो नई धारणा आई है, वही उत्तरवादियों के विचारों के अंदर थी, है ना। तो इसी कारण से उत्तर व्यवहारवादी जो विचारक थे, वो व्यवहारवादी युग की जो सार्थकता थी उसको तो स्वीकार करते हैं, लेकिन उसमें जो है असंख्य रूप से या कहें कि अनंत रूप से उसमें जो कई प्रकार के दोष मानते हैं और कहते हैं कि व्यवहारवादी जो धारणा है या पद्धति है, इसमें विभिन्न प्रकार के दोष हैं। इस कारण से उत्तर व्यवहारवाद का जन्म हुआ और उत्तर व्यवहारवाद की पद्धति को अध्ययन के लिए अपनाना चाहिए, ये कहना था उत्तरवादी विचारकों का। क्लियर हुआ यहां तक का। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है उत्तर व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान को एक कर्मनिष्ठ विज्ञान क्यों मानते हैं। क्या कहा कि उत्तर व्यवहारवादी
राजनीति विज्ञान को एक कर्मनिष्ठ विज्ञान मानते हैं। क्यों, उसका कारण बताना है। तो राजनीति विज्ञान का दायित्व है कि शोध क्रियात्मक हो, उसके द्वारा समाज का पुनर्निर्माण हो एवं समस्याओं का हल खोजा जाए। देखिए दोस्तों, कितना प्यारा कंसेप्ट है। उत्तर व्यवहारवादी जो है, उत्तर व्यवहारवादी जो विचारक है, ये राजनीति विज्ञान को एक कर्मनिष्ठ विज्ञान मानते हैं। क्या कहते हैं? कर्मनिष्ठ विज्ञान है ये। क्यों है? तो उसका जवाब है कि राजनीति विज्ञान का एक उद्देश्य कहें कि एक दायित्व है कि जो शोध क्रियात्मक, उनका जो शोध होता है, जो भी शोध होता है वो क्रियात्मक हो, उनके द्वारा समाज का पुनर्निर्माण होना चाहिए। जो विज्ञान में, जो राजनीति विज्ञान में शोध हो रहे हैं, जितने भी शोध होंगे वो सब के सब क्रियात्मक हो। ऐसा नहीं कि सुप्त नहीं होना चाहिए, क्रियात्मक होना चाहिए। उनका प्रभाव दिखे, उन शोधों का प्रभाव दिखे, है ना। और उन शोध के कारण समाज में कुछ परिवर्तन होना चाहिए, समाज का विकास होना चाहिए, ठीक है ना। समाज की समस्याओं का हल उनके अंदर होना चाहिए। उत्तर व्यवहारवादियों का मत है या मानना है कि ज्ञान व्यवहारिक रूप से सार्थक होना चाहिए, जिससे समसामयिक समस्याएं सुलझाई जा सके। अतः राजनीति विज्ञान मनोविज्ञान के स्थान पर कर्मनिष्ठ विज्ञान अधिक है। क्या? मनोविज्ञान के स्थान पर कर्मनिष्ठ विज्ञान अधिक है। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि राजनीति विज्ञान को मनोवैज्ञानिक धारणा ना मानते हुए कर्मनिष्ठ विज्ञान किन विद्वानों ने माना है? तो वहां पर आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, उत्तर व्यवहारवादी विद्वानों ने, उत्तर व्यवहारवादी विचारकों ने, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर व्यवहारवादी क्रांति का जन्म किस कारण हुआ था? क्या कारण था जिससे उत्तर व्यवहारवादी क्रांति का जन्म हुआ? उत्तर व्यवहारवादी क्रांति का जन्म व्यवहारवादी रूढ़िवादिता, जड़ता, दिशाहीनता के कारण हुआ। एकदम सिंपल सा है यार, समझ चुके हैं कि किसी युग के बाद जब नया युग आता है तो उसके बीच का जो गैप होता है, देखिए एक युग और दूसरा युग, उसके बीच का जो गैप है। अब ऐसा तो है नहीं कि आज मान लेते हैं कि आज जो है 6 तारीख है, आज 6 तारीख है, अब 6 तारीख को आज एक युग है और अगला युग 7 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, ये तो नहीं होगा ना। एक लंबा सा एक समय होगा, बीच में गैप होगा, ठीक है। जब युग परिवर्तन होता है तो एक लंबा गैप होता है, तो उस गैप को ही, उस गैप में जो समय काल है, जो समय है, उसी में दोस्तों यहाँ पर उत्तर शब्द जोड़ दिया जाता है कि उसके तुरंत बाद वाला समय। तो अब उस तुरंत बाद वाले समय का जो उदय होता है, किस कारण से होता होगा? तो उससे पहले का जो समय था, अर्थात उत्तर व्यवहारवाद की हम उदय की बात करें तो व्यवहारवाद के पतन के कारण, व्यवहारवाद में कुछ दोष थे, उन दोषों के कारण ही उत्तर व्यवहारवाद का जन्म हुआ। अब वो दोष कौन कौन से थे कि व्यवहारवाद में रूढ़िवादिता ने स्थान अपना बना लिया था, रूढ़िवादिता ने अपना स्थान जमा लिया था। इसके अलावा इसकी जड़ता, अर्थात ये कि जो सिद्धांतिक है वही करना है, समय के अनुसार परिवर्तित ना होने की धारणा को ही जड़ता कहा जाता है ना। दिशाहीनता, उसको एक अच्छी और एक नई दिशा देने का प्रयास कोई नहीं कर रहा था, कारण जड़ता के कारण, है ना, जड़ता होने के कारण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर व्यवहारवाद के 4 प्रमुख लक्षण बताइए। 4 प्रमुख लक्षण या 4 प्रमुख विशेषताएं, अथवा में है उत्तर व्यवहारवाद के 3 आधारभूत लक्षण बताइए। क्वेश्चन है, माफना आंसर है आपका पहला, शोध की सार्थकता। क्या कहा? शोध की सार्थकता। उत्तर व्यवहारवाद की हम बात कर रहे हैं, इसके लक्षणों की, है ना, या विशेषताओं की बात कर रहे हैं। तो पहला लक्षण है, पहली विशेषता है इसकी शोध, जो इसमें शोध होती है, जो इनोवेशन होते हैं, उसकी सार्थकता या प्रासंगिकता। दूसरा, मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका। तीसरा है क्रियानिष्ठता या कर्म, व्यवसायों का राजनीतिकीकरण। ये 4 प्रकार के विशेष इसकी जो है लक्षण है, इसे विशेषता भी कह सकते हैं इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, उत्तर व्यवहारवाद की कोई 2 आलोचनाएं बताइए। भाई आलोचनाएं तो हमने व्यवहारवाद की भी देखी थी, तो उत्तर व्यवहारवाद की भी देख लेते हैं। उत्तर व्यवहारवाद अमेरिकी राष्ट्रीय हितों की प्रतिनिधि विचारधारा है। उत्तर व्यवहारवाद मात्र उदारवादी मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है। क्लियर है दोस्तों? इस प्रकार से हमारा ये आज का सेशन भी होता है कंप्लीट। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे, क्या बात है, नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे राजनीति विज्ञान का अन्य विज्ञानों से संबंध।
ठीक है ना। राजनीति विज्ञान का अन्य विज्ञानों से क्या संबंध है, इस पर एक हमारा कंप्लीट टॉपिक वाइज जो टॉपिक कंप्लीट है वो हमारा एक लेक्चर बहुत पहले हो चुका था, लेकिन उसे एक नए रूप में अर्थात क्वेश्चन आंसर की सीरीज के रूप में कल कंटिन्यू आपको क्लास चलेगी, कल आपको ये सेशन भी मिल जाएगा। ओके दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप सभी का बहुत धन्यवाद। और अभी तक अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि आपकी सभी समस्याएं वहीं पर सुनी जाती है। इजी होता है सुनना, हमारा एक प्लेटफॉर्म पर सभी स्टूडेंट आ जाते हैं और सब अपनी अपनी समस्या बताते हैं, क्या उनको किस चीज की डिमांड है, क्या प्रॉब्लम है, वो सारी बातें दोस्तों हम वहां पर एक आराम से सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। और कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके भी हमें आप अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो, आपको कौन सा टॉपिक चाहिए, या कहें कि किसी टॉपिक में अगर आपको कोई डाउट है तो वो आप हमें कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हो, या टेलीग्राम पर आकर आपको बताना थोड़ा इजी हो जाता है और आपको हैंड टू हैंड रिप्लाई भी कर दिया जाता है। ठीक है ना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू।